सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे दोबारा से आए हैं और आज से हम अपने वीडियो को लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एंड इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे या कोई भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे जिसमें अकाउंटेंट वगैरह का पोस्ट होता है, जिसमें आपके सिलेबस को कवर अप किया जाता है, उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कि बैंक को क्या करना, रिकन्साइल करना। ठीक है, बैंक को क्या करना, रिकन्साइल करना। अब देखिए, बैंक को स्टेटमेंट को, जो बैंक की स्टेटमेंट होता है उसको रिकन्साइल किया था। रिकन्साइल मतलब कि दोबारा से उसको देखना, जांचना कि क्या वो चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मेरे एक फर्म चलता है, मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा फर्म चलता है तो मैं अपने वहाँ क्या प्रिपेयर करता हूँ, तो अभी आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे कैश बुक। ठीक है, तो कई तरह के सब्सिडरीज बुक हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीपी, डीआरई, कई सारे चैप्टर्स आपने कवर अप किए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं कैश बुक। ठीक, हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि मेरे खाते में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, और ये 10,000 रुपया जो है हमने क्या किया था, यहाँ पे डिपॉजिट किया था। मतलब ये एक मेरे पास चेक पड़ा हुआ था, और ये चेक को हमने जब बैंक में डाला तो हम अपने कैश बुक, हम मान लीजिए मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ है, अब उस चेक को अगर हम बैंक में जाए डिपॉजिट करें अगर, तो हम अपने कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, मेरे खाते में 10,000 रुपया आ गया। अब ये बैंक वाला क्या बनाता है, पासबुक। ठीक है, बैंक क्या इशू करता है आपके पास, पासबुक। ठीक, जैसे कि मेरे पास एक चेक था, चेक छोटा सा ले लेना, मान लीजिए चेक है, तो ये चेक है। अब हम चेक जब बैंक को दिए हैं तो हम ये मान लिए कि मेरे खाते में कितना रुपया आ गया, 10,000 रुपया आएगा, और हमने उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ कर दी, कैश बुक में कर दी कि मेरे खाते में 10,000 रुपया आ गया है। ठीक, और ये कब की बात है, ये है आपकी बात 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च 2024 की बात है। ठीक, 27 मार्च 2024 की बात है। ठीक, अब ये चेक हमने किसको दिया था, बैंक को, तो बैंक ने जो है अभी तक इसको भजाया ही नहीं। कहने का मतलब बैंक ने अभी तक हमारे खाते में पैसा डाला ही नहीं, क्योंकि बैंक ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया चेक। अभी तक बैंक ने चेक को क्लियर ही नहीं किया है। अब बैंक ने चेक को जब क्लियर ही नहीं किया है तो अभी तक मेरे खाते में 0 रुपये पड़ा हुआ है। और अब कौन सा डेट आ गया, अब डेट आ गया मान लीजिए 31 मार्च 2024। ये डेट आ गया। अब ये डेट पे जब हम अपना क्या करते हैं, क्लोजिंग करेंगे। अब जब हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, जब खाते को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो क्लोज करते समय क्या दिखेगा, हमको तो पता चल रहा है कि हमारे खाते में कितना रुपया पड़ा हुआ है, 10,000 रुपये। किस दिन, 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग डेट है। अब इस दिन हमको लग रहा है कि मेरे खाते में पड़ा हुआ 10,000 रुपये, लेकिन क्या पासबुक में आया, मतलब कहने का कि बैंक ने पैसा आपके खाते में भेजा है, आपको कैश बुक में तो दिख गया कि 10,000 रुपया हमारे खाते में पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने चेक बैंक को दिया था, तो हमने उस समय कैश बुक पे रिकॉर्ड कर दिया था कि 10,000 रुपये मेरे खाते में आ गया है। लेकिन पासबुक की बात की जाए तो बैंक ने अभी तक आपके खाते में पैसा क्रेडिट किया ही नहीं है, बिकॉज आपका चेक जो है अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है इस डेट तक। जब इस डेट तक क्लियर नहीं हुआ है, मेरे बैंक में कितना रुपया दिख रहा होगा, 00। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस ले आए, किसके किसके बीच, कैश बुक और पासबुक के बीच। तो कई सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंस ले आते हैं किसके किसके बीच में, कैश बुक और पासबुक के बीच में क्या ले आते हैं, डिफरेंस ले आते हैं, गैप ले आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंस को कैसे सुधारा जाए, कैसे दोनों बैलेंस को बराबर किया जाए, क्योंकि हमको कैश बुक और पासबुक को क्या करके हमेशा चलना है, बैलेंस करके चलना है, बराबर करके चलना है।
ठीक है। तो कैशबुक और पासबुक में किस वजह से, किस रीजन से डिफरेंस आ रहा है, उस रीजन को सुधार कर हमको दोनों क्या करना है, बैलेंस करना है। यही हम कहाँ पे सीखेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो होप सो अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्या चीज़ हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसा कि देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, मतलब कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब समझ रहे हैं कि कोई अकाउंट का स्टेप नहीं है, कहने का मतलब अकाउंट का कोई क्या कहता है, प्रोसीजर नहीं है, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि बनाया जा रहा है किसके डिफरेंस को दूर करने के लिए, कैशबुक एंड पासबुक के डिफरेंस को दूर करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ये किसी तरह का अकाउंट का स्टेप नहीं माना जाएगा, यानी कि अकाउंट का जो प्रोसीजर हम पढ़े हैं कि जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग बिल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, इसके बीच में कहीं पे भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि अकाउंट नहीं है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है मेनली क्या करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल मतलब कि दोबारा से एक बार रिव्यू देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या क्यों डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैशबुक, ठीक है, एंड बैंक पासबुक। जब कैशबुक आप सीखे थे तो कैशबुक में आप पढ़े होंगे डबल कॉलम कैशबुक में, एक साइड रहता था कैश और दूसरी तरफ रहता था बैंक। तो बैंक का जो आपका बैलेंस आता था, यानी उतना रुपये आपके खाते में होना चाहिए, लेकिन उतना अगर आपके खाते में नहीं है पासबुक में, तो इसका मतलब कि कोई रीजन की वजह से गैप आ रहा है, तो उसी गैप को, उसी रीजन को हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, और फाइंड आउट करके उसको क्या करते हैं, सुधारते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पार्ट आपको आया समझ में कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम रिकंसाइल करते हैं किसको, बैंक बैलेंस शोन इन द कैशबुक और बैंक पासबुक, इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, और प्रॉपर रीजन खोजते हैं किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, और इस रीजन को हम लोग क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, कहने का मतलब उसको अपडेट करते हैं, सुधारते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए केसेस क्या क्या डिफरेंस आने के क्या क्या कारण हैं, किस किस वजह से डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो पहली वजह क्या है, टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जब टाइम गैप हो जाए, कहने का मतलब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब बैंक वाला 2 दिन बाद कर रहा है, 4 दिन बाद कर रहा है, 10 दिन बाद कर रहा है, तो अगर ट्रांजैक्शंस के बीच में, कहने का मतलब हमारे रिकॉर्डिंग और बैंक रिकॉर्डिंग करने के बीच में अगर टाइम गैप आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डिफरेंस पैदा करेगा, समझ में। तो यही जो अभी जो ये एक आपको एग्जांपल हम समझाने के लिए जो दिए हैं, ये किसका वो है, ये टाइम गैप का एग्जांपल है। कैसे, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग ये तुरंत चेक देते ही बैंक को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि चेक जो है वो क्लियर हुआ ही नहीं है। तो कहने का मतलब इसके डेट और इसके डेट, इसके रिकॉर्डिंग डेट और इसके रिकॉर्डिंग डेट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, जिस वजह से यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक स्टेटमेंट जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट को हमको रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ी, ठीक। 1 बाय 1 हम समझेंगे यहाँ पे कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं, क्या क्या केस हैं। तो पहला टाइम गैप की बात करेंगे यहाँ पे। तो टाइम गैप में पहला दिया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, ठीक है। चेक इशू कर दिया गया, कहने का मतलब सुनिए, ये है कैशबुक, ठीक है, कैशबुक का कौन सा कॉलम, बैंक वाला, ठीक, और ये है पासबुक, ठीक, जो भी फॉर्म प्रिपेयर कर रहा है बैंक प्रिपेयर कर रहा है, ठीक। पहला क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, ठीक। तो चेक इशू जैसे किया जाता है, जैसे ओनर क्या किया होगा, जैसे कि मान लो ये हम हैं ओनर, अब हम ओनर हैं, तो हम चेक बुक लिख के किसी को पेमेंट करना है। मान लीजिए आप आए, बोले कि सर हमको 10,000 रुपये चाहिए, आपको हमसे सामान खरीदे थे उस समय, तो हम कहेंगे अरे हाँ सही रूल है वो, लो 10,000 रुपये, तुम 10,000 रुपये चेक काट रहे हैं, आए टू मिस्टर पे टू मिस्टर फलाना, और 10,000 रुपये से करके चेक को काट के दिए हैं आपको। तो जैसे हम आपको चेक पकड़ाएंगे, वैसे हम ये मान लेंगे कि मेरे खाते से 10,000 रुपये क्या हुआ, चला गया, यानी कि माइनस हो गया, ठीक। अब आपको हम चेक दिए, अब आप चेक ले जाके कहाँ जमा करनी है, बैंक को जमा करनी है, ठीक है। तो बैंक के पास जब जमा करेंगे तो क्या बैंक वाला तुरंत ही चेक लेते ही आपको खाते में पैसा दे देगा, वो चेक को कहाँ भेजेगा, क्लियरेंस में भेजेगा, ठीक है। तो चेक मान लीजिए क्लियर होने में 4 दिन 5 दिन 10 दिन का समय लग गया, ठीक। तो अब हुआ ये, हम तो मान लिए कि पैसा क्या हुआ, मेरे खाते से कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पासबुक में बैंक में अभी पैसा कटा ही नहीं है मेरे, ये भी मेरा ही बैंक अकाउंट है,
कहने का मतलब ये मेरा ही खाता है बैंक का, लेकिन मेरे खाते में अभी पैसा है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि मेरे खाते से पैसा जो है वो डिडक्ट हो गया है, चला गया है। ठीक है, तो ये क्या ले आया, ये एक डिफरेंस क्रिएट किया इसके बीच में, कैश बुक एंड पासबुक के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि चेक इशू करते ही पैसा मेरे बैंक अकाउंट से क्या हो गया, कट गया है, लेकिन बैंक ने अभी चेक क्लियरेंस के लिए भेजा है और क्लियरेंस में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, इस वजह से बैंक अकाउंट अभी मेरा किस में है, प्लस में है। तो ये एक प्रॉपर डिफरेंस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। समझ में। सेकेंड केस की बात की जाए, अब ये सब कैसे रिकंसाइल करेंगे ये हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे क्वेश्चन लगाते समय। ठीक है, बस अभी हम केस यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, केस डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन केस की वजह से जो है कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस आपको आया समझ में, कि हमने चेक इशू किया तो हम अपना खाता मान लिए कि मेरे खाते से क्या हो गया, पैसा चला गया, माइनस कर दिए, लेकिन बैंक में अभी प्लस दिख रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि बैंक का के पास जो चेक गया है वो अभी क्लियर हुआ ही नहीं है, किस डेट तक, एट द एंड ऑफ द ईयर के डेट तक, यानी कि 31 मार्च के डेट तक जो है ये चेक का पैसा अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। या फिर आपके क्वेश्चन में जो देगा डेट कि इस डेट को आप क्लोज कर रहे हैं, यानी मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप किस डेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डेट तक जो ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसी को आप प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आप बेहतरीन समझेंगे तब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब। ठीक है, तो अभी आप बस केस पे ध्यान दीजिए। तो पहला केस हो गया यहाँ पर डिस्कस हमारा। दूसरा क्या केस है, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमारे पास एक चेक पड़ा हुआ था, वो जो मोहन है, बहुत पहले आप जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब मोहन हमको एक चेक दे के गया था, मोहन मेरा डेटर था, उधार सामान कभी ले जाता था हमसे खरीद के, तो मोहन एक चेक दिया था हमको, आपको पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। ठीक है, तो मोहन एक चेक दिया था और चेक को हम कहाँ पर ले जाके जमा किए हैं आज, बैंक में। तो बैंक में जमा किए, तो जैसे वो चेक जमा किए तो चेक था 5,000 रुपये का, वैसे ही हम अपने वहाँ क्या लिख देंगे कि पैसा मेरे खाते में 5,000 आ गया। ठीक है, तो हमने तो मान लिया कि मोहन का चेक जैसे ही हम बैंक को दिए, हम लिख दिए अपने कैश बुक में कि मेरे खाते में पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक को मान लीजिए कि क्लियर ही नहीं किया है। कहने का मतलब कि अभी बैंक ने पैसा भेजा ही नहीं मेरे खाते में, तो बैंक में अभी कितना दिख रहा होगा, माइनस का 5,000। कहने का मतलब 5,000 रुपये कम दिख रहा होगा मेरे खाते में। अब हम क्या मान रहे हैं कि 5,000 बढ़ गया मेरे खाते में, यानी कि चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने चेक दिया बैंक को कि तुम कलेक्ट करो, मतलब कि कहने का मतलब पैसा उससे ले लो, उसके खाते से काट के मेरे खाते में डाल दो। तो हम अपने कैश बुक में क्या कर दिए, प्लस कि मेरे खाते में पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने अभी तक चेक क्लियर नहीं किया होगा, इस वजह से बैंक ने अभी तक पैसा मेरे खाते में नहीं डाला है, इस वजह से बैंक अभी जो है माइनस में दिख रहा है, मेरा 5,000 से कम बैलेंस दिख रहा है मेरे खाते में। आज हमने दूसरा केस। थर्ड केस क्या है, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। कहने का मतलब मोहन छुट्टा जो 5,000 लेके गया था चेक, उसको जैसे ही हम बैंक को दिए तो हम ये मान लिए मेरे खाते में 5,000 रुपये आ गया। अब हुआ क्या, जब बैंक के पास वो चेक गया तो बैंक जब चेक क्लियरेंस के लिए भेजी तो पता चला कि मोहन चुट्टे के क्या कहता है, खाते में पैसा ही नहीं। अब उसके खाते में पैसा ही नहीं तो बैंक काटेगी कहाँ से पैसा, तो जो उसके खाते से काट डिटेक्ट करेगी तभी ना मेरे खाते में डालेगी। तो उसके खाते में पैसे में नहीं था, पैसे में नहीं था तो क्या करेंगे बैंक, तो बैंक अब जो है उस चेक को क्या कर देगी, डिसऑनर कर देगी। कहने का मतलब कि उस चेक वो जो है मेरा बाउंस हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई भी पेमेंट हमको रिसीव नहीं होगा। कहने का मतलब कि हम तो मान लिए थे कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, चेक जो दिया है वो क्लियर हो जाएगा, तो हम अपने कैश बुक में मान लिए कि पैसा आ गया, लेकिन चेक क्लियर ना होने की वजह से चेक डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने की वजह से 5,000 रुपये मेरे खाते में क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। तो ये भी क्या किया, डिफरेंस ले आया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया सर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ कर रही है बैंक, यानी कि इंटरेस्ट काट रही है, यानी कि कोई लोन लिए होगे चाहे कुछ भी लिए होगे तो बैंक ब्याज काट रही है मेरे खाते से। अब ये बताइए, जब भी बैंक ब्याज काटती है तो फोन करती है क्या आपके पास कि हाँ हेलो आकाश, ये इंटरेस्ट है काट ले तुम्हारे खाते से, ऐसे बोलती है क्या? कभी कभी आया है फोन आपको, चाहे हमको किसी को आया है फोन? नहीं आया। कहने का मतलब बैंक जो है बिना बताए इंटरेस्ट का पैसा क्या करती है, काट देती है। मान लीजिए 1,000 अगर ब्याज का काटना है तो बैंक क्या करेगी, बिना आपसे पूछे 1,000 रुपये क्या करेगी, वो डिडक्ट कर देगी कहाँ से, बैंक से, बिना पता है काट दी। अब आपको तो जानकारी मिल पाया उस चीज़ का, बैंक फोन नहीं आया, नहीं आया, तो मैसेज आया तो डिडक्शन का, उस पर आप ध्यान, मैसेज पर मैसेज कौन पड़ता है, ध्यान नहीं दिया उसको, अब बैंक वाला काट दिया, हमको फोन नहीं किया, तो नंबर चुटका। तो कहने का मतलब कि अब इसमें आपका बैंक क्या हो गया, 1,000 से कम हो गया। ठीक है, लेकिन आपके कैश बुक में जब आपको पता नहीं चला तो आप ये मान के चल रहे होंगे कि मेरे खाते में 1,000 रुपया है, लेकिन एक्चुअल में वो 1,000 रुपया जा चुका आपके खाते से।
से। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपना ब्याज काट लिया। तो बैंक ने यहाँ पे काट लिया तो यानी कि कम हो गया खाते में आपके पैसा, लेकिन आपको ना जानकारी होने की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि मेरे खाते में ज़्यादा पैसा है, तो ये भी जो है डिफरेंस ले आया। ठीक है, कैश बुक और पासबुक में, तो ये भी आ गया सर। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक कुछ अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी देती है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी मान लीजिए रतन टाटा सर हैं, ठीक है, चाहे अंबानी सर हैं, ठीक है, तो उनके मान लीजिए वो चेक काट के दे दिए 1 लाख रुपए का किसी को, अब पता चला उनके खाते में पैसे नहीं, अरे बाप रे बाप, अंबानी के खाते में पैसा ही नहीं है। तो अब मान लीजिए अंबानी जी हैं, उनके खाते में अगर पैसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, बस ये एक एग्जाम्पल है, ये सारी सभी बातें क्या हैं, काल्पनिक हैं, तो बस इसको एग्जाम्पल की तरह लें। तो कहने का मतलब अगर अंबानी जी के खाते में मान लीजिए एज्यूम करिए कि पैसा नहीं है और इस बात की जानकारी उनके पास नहीं है, और उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक काट के अपने क्या कहा जाता है ये किसी को कस्टमर को दे दिया। अब दे दिया अगर 1 लाख का चेक काट के उन्होंने, अब वो लेके जाएगा अगर बैंक को भजवाने, और बैंक अगर सोचो अंबानी का चेक अगर बाउंस कर दे यानी डिसऑनर कर दे, तो इतना बड़ा पूरा का पूरा मार्केट हिल जाएगा कि इसका रिलायंस कंपनी का, क्या समझ में, कि इतना बड़ा ये मार्केट में बुरा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा कि सब लोग अपना शेयर खींचना शुरू कर देंगे कि अरे अंबानी के खाते में 1 लाख नहीं, पता चलो जो हम रिलायंस में पैसा डालें, हम जियो में पैसा लगाएं, वो ना मेरा टूट जाए। तो खटाखट लोग अपना क्या मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, पूरा मार्केट हिल जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी पूरी, ऐसा में। तो बैंक कुछ कस्टमर्स को क्या करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऐसा में, यानी कि अगर उनके खाते में पैसा ना भी हो तो बैंक उनके चेक को बाउंस नहीं करेगी, डिसऑनर नहीं करेगी, पैसा दे देगी, उनके बैंक अकाउंट को क्या कर देगी, नेगेटिव में डाल देगी। कहने का मतलब ऐसे एक तरह का लोन दे देगी, और ऐसे लोन जो दे रही है बैंक, मतलब खाते में पैसा नहीं है तब भी चेक उसका लेकर क्या हो गया, क्लियर हो गया, बैंक अपनी तरफ से पैसा दे दी, इनका बैंक क्या कर दी, नेगेटिव कर दी। इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, क्या समझ में। तो अगर वो ओवरड्राफ्ट, अगर वो 1 लाख रुपए जो माइनस की है बैंक उनके खाते से, अगर उसका टाइम पे वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर भी बैंक क्या करती है, कुछ ना कुछ ब्याज काटती है। क्यों? क्योंकि एक तरह का लोन ही तो दी है बैंक अपनी तरफ से उनको, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। तो अगर ओवरड्राफ्ट पे पहले ही पैसा नहीं है, बैंक में ओवरड्रॉ किया हुआ है पैसा, अब ओवरड्रॉ किया हुआ उसमें बैंक अगर चार्ज काट रही है तो मान लीजिए फोन करेगी, हाँ मान लीजिए आपका ओवरड्राफ्ट का पैसा था तो हम उस पर ब्याज काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बैंक बिना बताए 1000 रुपये काट दी, ऐसा में इंटरेस्ट का पैसा काट दी जाए, लेकिन अंबानी जी को नहीं पता, उनको लग रहा है कि मेरे खाते में अभी ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है, ठीक, तो पैसा कट गया 1000, लेकिन उनको लग रहा है कि 1000 पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या ले आया, डिफरेंस ले आया, ठीक है, किसके किसके बीच, कैश बुक एंड पासबुक के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, यानी कि बैंक चार्जेस और कमीशन क्या कर रही है, चार्ज कर रही है बैंक, ठीक। तो चार्ज कर रही है बैंक, यानी कि बैंक का कुछ चार्जेस, जैसे हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या हमारे पास मैसेज आते रहते हैं बैंक के, उसको मैसेज फैसिलिटी हम इंजॉय कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इंजॉय कर रहे हैं, तो इसका बैंक कुछ ना कुछ क्या करती है, चार्ज लेती है, या फिर कुछ आप ट्रांजेक्शन आपके बिहाफ पे बैंक कर रही है तो उस पर आपसे कमीशन लेती है बैंक, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ कमीशन या फिर चार्जेस काटे जा रहे हैं तो आपको कॉल नहीं किया जाता, आपको इन्फॉर्म करके नहीं काटा जाता है, डायरेक्टली मान लीजिए 5000 काटना है तो बैंक बिना पूछे आपसे 5000 रुपये क्या करेगी, काट देगी, और आपको क्या लग रहा है कि मेरे खाते में 5000 रुपये पड़ा हुआ है, तो मैं बैंक से वो पैसा गया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो पैसा है मेरे खाते में, ये भी क्या ले आया, डिफरेंस ले आया, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। अब एक तो सोहन था, वो रहता था दिल्ली, अब उसको सामान का जरूरत है तो हम बाई पोस्ट भिजवा दिए लिफाफा पैक करवा के। अब वो चुट्टा क्या किया कि वो बिना बताए हमसे हमारे गूगल पे नंबर पैसा भेज दिया। अब पैसा भेज दिया, हमको ध्यान ही नहीं था कि मतलब किसका पैसा है, चाहे हम मैसेज देखते नहीं हैं, ठीक है, हम होशियार लोग हैं। तो कहने का मतलब अगर 10,000 रुपये का हम उसको सामान भेज देते हैं तो 10,000 को बिना पूछे हमसे मेरे खाते में गूगल पे से भेज दिया, वो फ़ोन पे कर दिया। कहने का मतलब कि 10,000 रुपये मेरे खाते में क्या हुआ, आ गया, क्रेडिट हो गया। ऐसा में जिस बात की जानकारी हमको नहीं थी, यानी कि हमको लग रहा होगा कि अभी मेरे खाते में पैसा नहीं आया, यानी कि 10,000 रुपये मेरे खाते में अभी कम दिख रहा होगा, हाँ समझ में। तो ये भी क्या किया, डिफरेंस ले आया, क्योंकि मेरे खाते में पैसा आ गया, जिस बात की जानकारी ना होने के कारण जो है कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसकी, जिस वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया समझ में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखिए हम कौन कंपनी शेयर खरीदे थे, किसी कंपनी का हम डिवेंचर खरीदे थे,
ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड हमको मिल रहा है। तो अब ये बताओ, अगर हम रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं तो रिलायंस अगर हमको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट भेजती है तो अब हमको फ़ोन करके बोलेगी कि हाँ डिविडेंड का पैसा जा रहा है, हाँ इंटरेस्ट का पैसा तुम्हारे खाते में भेज रहे हैं, नहीं, वो बिना बताए हमसे पैसा मेरे खाते में क्या करेगी, क्रेडिट ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो बैंक में पैसा मान लीजिए 1000 डिविडेंड आना था मेरा, तो 1000 बैंक में मेरे आ गया। अब मान लीजिए कि कंपनी रिलायंस ने हमारे खाते में भेज दिया। इस बात की जानकारी हमको ना होने के कारण 1000 रुपये मेरे खाते में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, यानी कि कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये भी क्या क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, किसके किसके बीच, कैश बुक एंड पासबुक के बीच डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आया समझ में जी, ये भी हो गया। लास्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। देखिए हम लोग जैसे बहुत आजकल देखिए तो दुनिया बहुत बिजी हो चुकी है, लोगों के पास समय नहीं है कि जाके बैंक में चाहे कंपनियों में लाइन लगा के, चाहे LIC का प्रीमियम देना है तो हम जाके लाइन लगा के जमा करें, चाहे लोन हमको जमा करना है तो डेट, हर डेट हम याद रखें अपने माइंड में, उस डेट पर जाके बैंक में लाइन लगा के लोन का पैसा जमा करें। तो बैंक अब एक एज अ एजेंट काम कर रही है। कहने का मतलब कि अब कस्टमर के बिहाफ पे कौन वर्क कर रहा है, बैंक वर्क कर रही है। कहने का मतलब कि हम बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि इस डेट पे तुम हमसे बिना पूछे मेरे खाते से जो है LIC का पेमेंट कर देना, तुम हमसे बिना पूछे मेरे खाते से जो है पैसा काट के क्लब फीस जमा कर देना, तुम इसका फीस जमा कर देना, तुम उसका फीस जमा कर देना। कहने का मतलब बिना पूछे मोबाइल रिचार्ज कर देना मेरा। कहने का मतलब कि कस्टमर के बिहाफ पे, उसके इंस्ट्रक्शन पे बैंक क्या करती है, वर्क करती है। और वर्क करने का मतलब कि बैंक उस डेट पे, जो भी डेट इंस्ट्रक्ट किया जाए उस डेट पे बैंक क्या करती है, पेमेंट कर देती है। लोन का पैसा आपको बिना बताए कट जाता है, तो यानी कि हम ऑलरेडी बैंक को पहले इंस्ट्रक्ट करके रखे हैं कि इस प्रॉपर डेट पे आप जो है बिना बताए हमसे बैंक लोन क्या करिएगा, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो हम कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे बैंक क्या करती है, कुछ पेमेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो अब ये बताइए, बैंक को हम इंस्ट्रक्ट किए थे कि LIC का पेमेंट कर देना। LIC का पेमेंट होता है मान लीजिए 1 लाख रुपये में, ठीक है, होता नहीं है उतना मत मान लीजिए। यानी मतलब कि 1 लाख रुपए जो है बैंक क्या की, मेरे बोलने पे पैसा काट दी। ठीक, लेकिन हमको याद ही नहीं था, बड़ा बिजी आदमी है, यानी कि 1 लाख रुपया अभी हम सोच रहे मेरे खाते में पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो बैंक हमारे ही इंस्ट्रक्शन पे पैसा क्या कर रही है, काट दी है। और हमको ना याद होने की वजह से, हम बहुत बिजी बनने की वजह से हमको ना ही जानकारी हो पाया, जिस वजह से कैश बुक में उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये भी क्या हुआ, डिफरेंस ले आया किसके किसके बीच, पासबुक एंड कैश बुक के बीच में। ठीक है, तो ये जो 9 रीजन अभी हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है, टाइम गैप। ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय टाइम गैप जब आता है उसकी वजह से ये दोनों क्या डिफरेंस आते हैं। समझ में। अब हम देखेंगे एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। देखिए हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है, और इंसान से गलती होती है, ह्यूमन एरर उसको बोला जाता है, जो कि इंसानों से गलती होती है, आपको बता दें। ठीक है, तो इंसान है, आप भी हैं, आपसे भी गलती होता होगा, हम भी हैं, हमसे भी गलती होता है। ठीक है, तो एरर कमिटेड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, तो जो अकाउंटेंट को बैठा हुआ है कंपनी में, तो वो तो इंसान है, तो वो नहीं गलती करेगा। ठीक, तो वो भी गलती करेगा। ठीक, तो एरर कमिटेड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, कौन अब गलती कर रहा है, कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं, फर्म से गलती हो रही है। ठीक है, तो पहली गलती क्या है, चेक इशू टू द क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो। चेक इशू कर दिया गया, फर्म ने अपने क्रेडिटर को चेक दे दिया, चेक दे दिया, तो चेक देते ही ये मान लेगी फर्म कि उसके खाते से पैसा कट गया। लेकिन अब ये बताओ, पैसा कटा लेकिन अब उस माइनस करना भूल गए, कहने मतलब उसकी रिकॉर्डिंग ही करना भूल जाएगी। ओमिटेड मतलब छूट जाना, भूल गई, फर्म उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो चेक इशू कर दे रही है और रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रही है उसका, 10,000 का पेमेंट मार दी, दे दी चेक उसको, अब ओमिटेड रिकॉर्डेड कैश बुक में रिकॉर्डिंग ही नहीं दी उसकी। यहाँ समझ में, जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम 1 लाख रुपए का चेक किसी को दे दिए, तो हम दे दिए तो वो लिखना चाहिए ना कि मेरे खाते से 10,000 रुपये कट गया, 1 लाख रुपये कट गया, लेकिन हमको लिखना ही भूल गए। कोई और आ गया, मेरा दोस्त, उससे बात करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, और हमारे दिमाग से वो ट्रांजेक्शन उतर गया, तो वो क्या करेगा, डिफरेंस ले आएगा। क्योंकि बैंक से पैसा मान लीजिए 1 लाख रुपये कट गया, लेकिन हम हंसी मजाक ठिठोली चक्कर में जो है हम उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए, यानी कि इसमें हम सोचेंगे कि मेरे खाते में 1 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 1 लाख रुपया चला गया है, तो यानी कि ये डिफरेंस ले आएगा। दूसरा एरर क्या हो सकता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में, तो यानी कि हमको यहाँ लिखना चाहिए था कि प्लस हो गया पैसा हमारा, यहाँ से ठिठोली के चक्कर में हम भूल गए,
चेक डिपॉजिट करके और यहाँ पे प्लस करना ही भूल गए, ठीक है। लेकिन ये बताइए जब चेक डिपॉजिट किए होंगे तो मेरा बैंक तो प्लस कर दिया होगा ना, लेकिन यहाँ भी एक जो है माइनस ही दिख रहा होगा, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये क्या दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस कम दिख रहा होगा, इसमें ज़्यादा दिखने लगा होगा, क्यों? क्योंकि चेक डिपॉजिट हो गया है, चेक डिपॉजिट हो गया है और इसकी एंट्री करना भूल गई है फर्म, ठीक। तो फर्म भूल गई है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैसा आ जाएगा बैंक, ठीक है। ये भी क्या जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, 1000 लिखना था, 100 रुपये लिख दिए गलती से, एरर कर दिए टोटल करने में, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना था कि 1000 रुपये आया, तो यहाँ पे हम गलती से 1000 जगह 100 लिख दिए, ठीक। और यहाँ पे कितना आएगा, 1000 आएगा, तो अब देखिए डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे 100 रुपये हम प्लस किए हैं, यहाँ पे 1000 रुपये प्लस हो गया, कहने का मतलब 900 रुपये का क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को भी सुधारना हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो टोटलिंग हो गया, बैलेंसिंग हो गया, इसमें भी क्या हो जाता है, अगर गलती हो जाती है जिसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट है इसमें एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। अब देखिए बस फर्म से नहीं ना गलती होगी, और हम ही से नहीं ना गलती होगी, हम फर्म हैं और ये बैंक है, भाई बैंकों वाला तो भगवान थोड़ी है, तो उससे गलती हो सकता है भाई, मतलब विष्णु का अवतार थोड़ी पैदा हुआ बैंक वाला, तो भी तो इंसान है ना, तो इससे भी तो गलती हो सकती है। चढ़ाना था इसको कितना कि 1 लाख आया था, ये गलती से कितना रुपये मेरे खाते में बच डाला, 10,000। हम यहाँ सोच के बैठे मेरे खाते में कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है, बताइए 90,000 रुपये का क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ऐसा समझे। तो जो फर्म गलती कर रही है वो हो सकता है कि बैंक से गलती हो, लेकिन गलती किसी की भी हो, वो दोनों में क्या ले आएगा, डिफरेंस ले आएगा। और इसी डिफरेंस को क्या क्या केस होते हैं डिफरेंस के, वो आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब इस पर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और कैसे इस गलतियों को सुधारा जाएगा और कैश बुक और पासबुक को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये हम अगले लेक्चर में अपना देखेंगे, सीखेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। बस ये केस आपको समझ में आया, ये ऊपर चैप्टर था कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, ये पॉइंट समझ में आई हो कि क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल, ठीक है। और इन केसों की वजह से जो है ये डिफरेंस आते हैं, और इन डिफरेंस को कैसे हम सुधार सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।